हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? एग्ज़ाम 2-3 महीना बाद या 4 महीना बाद होगा आपका। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, जो टाइम बचा होगा आपके पास, बहुत कंफ्यूजन होता है इस ड्यूरेशन के लास्ट के 3-4 मंथ्स में। और जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, ये कंफ्यूजन और बढ़ेगा कि कौन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, किस पे कम फोकस करें, किससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, किससे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, किससे ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब वेरी शॉर्ट आएगा। मैं एक सजेशन दे रहा हूं आपको। हर चैप्टर का ना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कोई चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन, कोई चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कोर्स को तैयार किया है, इस क्रैश कोर्स को। इसमें लॉन्ग किससे आएंगे, कौन से टॉपिक से लॉन्ग होते हैं, उसको मैंने डिटेल इलस्ट्रेट किया, शॉर्ट को भी इलस्ट्रेट किया है। और मैं बताते भी जाऊंगा कि ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए, ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए। लेकिन जिनके पास मिनिमम 2 मंथ से ज़्यादा बचे हुए हैं, तो उनको मेरा एडवाइस ये होगा कि पहले अपने प्रिपरेशन को ऐसा धार दें कि पहले चैप्टर वाइज की स्टडी करें। मतलब चैप्टर 1 से लेके 14 तक है, उसकी पहले स्टडी करें। उसमें भी अगर टाइम कम है तो मैं कहूँगा कि जो 1 to 14 चैप्टर है, 1 to 14, तो आप ऐसा करें कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी पहले करनी चाहिए, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव की। राइट? अगर लॉन्ग हो जाएगा तो आप थोड़े से कॉन्फिडेंस पे आ जाएंगे कि चलो यार लॉन्ग तो हो गया, अब हमें शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, कर लेंगे। तो लॉन्ग आपको देखा जाए तो मैंने इस कोर्स को बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन 3 आते हैं और 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर पकड़ ले तो पहला लॉन्ग तो क्लियर हो जाएगा। फिर एक एक्स्ट्रा चैप्टर पकड़ ले जिससे लॉन्ग आता है, 4 चैप्टर पढ़े इनफ। जैसे मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स, ये मिला के 4 क्वेश्चन आते हैं। और ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चन का तो खेल खत्म हो गया भाई। उसके बाद आप जो भी चैप्टर पढ़े किसके लिए पढ़े, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पढ़े। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट, फिर कहा करंट, फिर मैंने कहा ऑप्टिक्स जिसमें वेव ऑप्टिक्स और आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, और एंड ईएमआई, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन एंड एसी। ये 5 चैप्टर्स कवर कर लें लॉन्ग के लिए। और ये सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, बट एक वीडियो मैं बनाऊंगा, एक सेक्शन जहां सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न कैसे आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका डिटेल एनालिसिस करा दूंगा। और उसमें प्रिपरेशन का तरीका और जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, ऑप्टिक्स, ईएमआई, तो आपका काम बन जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेटर स्टार्ट की, इसको क्लीन करते हैं और स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट। तो इस चैप्टर को, इलेक्ट्रोस्टैट को एनसीईआरटी ने 2 चैप्टर में डिवाइड करके दिया है। पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसलिए मैंने देखिएगा इसको लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकेंड चैप्टर इसी का सेकेंड पार्ट है, कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 एनसीईआरटी। चैप्टर 1, दैट्स इट। उसमें जो टॉपिक वाइज है पहला, तो थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि इलेक्ट्रोस्टैट मतलब चार्ज एट रेस्ट। इस चैप्टर में खास बात है कि हम चार्ज के डिटेल एनालिसिस करते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं, उसके स्टडी करते हैं, समझते हैं चार्ज क्या है।
लेकिन 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 कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि चार्ज को स्टेशनरी रहना पड़ेगा, चार्ज को स्टेशनरी रहना पड़ेगा, ठीक है। इसे नाम पड़ा है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैट मतलब स्टेशनरी। अगर चार्ज जब रेस्ट में होता है उसके बाद उसके चारों तरफ उसके वजह से, उस चार्ज एट रेस्ट की वजह से क्या इफेक्ट होता है चारों तरफ, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। चार्ज क्या है उसके झंझट में नहीं पड़ना है। नेगेटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज का उसको समझ लीजिए। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सबको पता है कि भाई साहब अगर बॉडी में कोई न्यूट्रल बॉडी होता है तो जितना, न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा, मतलब इसको कहते हैं एक्सेस, जिसको आपको पहले से पता है, बस मैंने एक स्टार्ट करना था तो मैंने आइस ब्रेक करने के लिए दे दिया। चलिए ये होगा। उसके बाद जो है ना कि कैसे चार्ज अपीयर होते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन आए। चार्ज आते कैसे? आपको जो एनसीईआरटी में दिया गया है 3 तरीके से चार्ज को प्रोड्यूस किया जाता है। पहला कि आप फ्रिक्शन कर लीजिए। फ्रिक्शन मतलब appearance of charge on a body, appearance of charge on a body। तो पहला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या भाई? आपको याद होगा ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब कर दें तो उस पर पॉजिटिव, कोई भी ग्लास रॉड ले लीजिए, उसको सिल्क क्लॉथ ले लीजिए, आपने रगड़ दिया तो आपको क्या हो जाएगा? बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट्स इट। दूसरा होता है, मैंने चार्ज को घर से कभी कभी देखा होगा रगड़ते हैं तो कभी कभी स्पार्क मारता है, वही है ये फ्रिक्शन बॉस, यही है फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद कंडक्शन, यस कंडक्शन, इससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। कंडक्शन में क्या होगा? अरे एक बॉडी के पास चार्ज है, दूसरे के पास चार्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी के पास चार्ज है, दूसरे के पास चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल मेटल है, यानी कंडक्टर होगा, ये चार्ज कंडक्टर, याद रखिएगा चार्ज कंडक्टर। नॉन कंडक्टर के बीच इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, ये चार्ज बॉडी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। कुछ देर के बाद जैसे टच कर देंगे, इसको कांटेक्ट में ला देंगे तो इसमें से कुछ चार्ज निकल के इस न्यूट्रल बॉडी में चला जाएगा, या यूं कह के न्यूट्रल बॉडी से इस पे आ जाएगा, ये भी हो सकता है। मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है और कोई अनचार्ज बॉडी है, टच करेंगे तो एक को चार्ज, दोनों का चार्ज का शेयरिंग हो जाता है, माने चार्ज का मूवमेंट हो जाता है। तो ये न्यूट्रल बॉडी के पास भी क्या, न्यूट्रल बॉडी के पास भी चार्ज आ जाता है, दैट्स इट, न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज आ जाता है। उसके बाद कंडक्शन, उसके बाद इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है भाई साहब, सब डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एक प्लस चार्ज रख दीजिए, बगल में बॉडी रख दीजिए, कंडक्टर रख दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। बस बगल में रख दिया भाई साहब, ये इंड्यूस हो गया, मतलब अगर कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज को धक्का दे देगा, किधर, राइट साइड, नेगेटिव को खींच लेगा लेफ्ट साइड। अगर ऐसा हो गया तो इसको कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन से कोई बॉडी पे नेट चार्ज नहीं आता है, अभी भी इसको इंड्यूस चार्ज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्ज। ये चैप्टर में हम पढ़ाएंगे भी। और नेट इंड्यूस चार्ज क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो। यही मेन याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। ये पढ़ाया है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। नेट इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, नेट इंड्यूस चार्ज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसके नोट्स मैंने दे रखा है, तो अभी सिर्फ आइडिया समझाऊंगा कि इसके पीछे क्या है। प्रॉपर्टीज चार्ज में पहला जो आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड तीसरा लिख ही देता हूं मैं, पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा, एडिविटी ऑफ चार्ज। बहुत चीज मैंने आपको टाइम बर्बाद ना हो पहले से लिख के रखा है। एडिविटी ऑफ द चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है भाई, क्वांटाइजेशन अगर समझना है, नंबर वन क्वांटाइजेशन ये कहता है कि कोई भी चार्ज, देखो जो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का क्या है, अगर इसको समझना है तो पहले दिमाग में बनाओ कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है भाई, यस यस बोलिए। ई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है या प्रोटॉन पे चार्ज होता है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज है। तो चूंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज है, अब दूसरा चार्ज क्या मिलेगा, ये क्या है, इसी का मल्टीपल में पाया जाता है। जैसे आज धनतेरस का दिन है, ठीक है, तो आज बहुत सारे कार सेल हो रहे होंगे मार्केट में। जो भी कार होगा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा कि 5,000 कार बिका, 10,000 कार बिका, या 50,000 कार बिक गए, या जो भी डेटा सामने आए कल तक, वो इंटीजर फॉर्म में होगा, कार का ही मल्टीपल होगा। क्वांटाइजेशन होता है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कार, उसी का 2 कार, 3 कार, 4 कार। कोई भी आदमी आज 3.5 कार तो नहीं ले जाएगा, 1.5 कार तो नहीं ले जाएगा, या तो 1 कार लेगा या 2 कार लेगा। दूसरा एग्जांपल क्वांटाइजेशन का, मान लो पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, दुनिया की बात छोड़ दो भाई, इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में सिर्फ 5 का सिक्का का कॉइन हो और इसके अलावा कुछ हो ही ना। आज धनतेरस का दिन है, दिवाली का समय है, आप कुछ मार्केटिंग करने जा रहे हैं और आपके पास सिर्फ 5 रुपए का कॉइन्स है और कोई पैसा नहीं है। यही चलता है ये मान लो इंडिया में। तो दुकानदार के पास जाएंगे तो कोई भी सामान खरीदेंगे तो वो 5 का मल्टीपल होगा। एक दिया भी खरीदेंगे तो 5 रुपये का खरीदेंगे, कुछ और खरीदेंगे तो 5 का मल्टीपल। अगर कोई चीज़ का प्राइस 8 रुपया होगा तो उसको पे नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी वो रखेगा भी नहीं, उसको पता है 8 रुपये से कोई दे ही नहीं सकता है। तो या तो आपने 5 का रुपीज़ का होगा, या 10 का होगा, या 15 का, या 20 का, या 25। जो भी 5 का मल्टीपल वाला नंबर होगा ना, वही प्राइस होगा, या वही प्राइस आप पे कर सकते हैं। अगर वो 21 किया तो 20 देंगे या 25 देंगे, वो आपकी मर्जी। कैसे नेगोशिएट करते हैं, डील होता है कैसे, अगर रख भी दिया है उसने तो। और मान लीजिए कि वो आजकल जो हम लोग गूगल पे इलेक्ट्रॉनिक पेइंग नहीं है, बैंड है मान लो, तो सिर्फ कॉइन्स का काम है। तो क्वांटेशन क्या हो, जो स्मॉलेस्ट यूनिट था 5 रुपया, 5 का कॉइन, उसी का मल्टीपल में हमने परचेसिंग किया। समझ में आ गया, 5 का कॉइन्स या कार, ठीक। तो क्वांटेशन क्या था, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है भाई मेरे, समझो तो सही, ये जो Q होगा
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, n इंटीजर होगा 1 2 3 4, और ये प्लस माइनस इसे दिया कि अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस लिखेगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस लिखेंगे, सिंपल। बट क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी पे चार्ज पाया जाएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका ना एक फिगर हमको बहुत अच्छा लगता है और मैं बनाता हूँ और स्टूडेंट को समझाता है और बहुत अच्छे समझ में आता है अगर एक बार पकड़ लिया दिमाग में। तो मान ली लोएस्ट पे ई होगा तो यहाँ कितना होगा 2e, यहाँ कितना होगा 3, यहाँ कितना होगा 4e, ठीक है ऐसे। यानी ये होगा तो इसका वैल्यू होता है 1.6 10 टू माइनस 19 कूलम। भाई मारे देख, ये होगा 3 × 10 टू माइनस 19 कूलम, ये कितना होगा 4.8 × 10 टू 19 कूलम। क्या इसके बीच का वैल्यू मिल सकता है? ये तो वही हुआ यार सीढ़ी है, आप तो या पहले सीढ़ी पे खड़े होंगे या तो दूसरे पे होंगे या तो तीसरे में होंगे, थर्ड और फोर्थ के बीच नहीं ना खड़े रहेंगे, समझ रहे मेरी बात? अरे आपसे ही बात कर रहा हूँ भाई मेरे, मैं कह रहा हूँ पहले सीढ़ी पे आप खड़े होंगे या तो ये दूसरे पे या तीसरे पे होंगे या चौथे पे होंगे, आप इन दोनों के बीच थोड़ी ना रहेंगे, हवा में थोड़ी लटके रहेंगे, समझ रहे बात? यस। बना देता हूँ चलिए, 6.4 × 10 टू माइनस, यानी ये वैल्यू मिलेंगे, यानी लोएस्ट वैल्यू मिलेगा 1.6 और उसका हायर वैल्यू मिलेगा कितना 3.2, उसका हायर वैल्यू 4.8, उसका हायर वैल्यू 6.4, उसके बीच का कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिल सकता, इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करता है। एक दूसरा कुछ खास बात जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसने क्या क्या लिखा है, ये क्वांटाइजेशन जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए, मतलब अगर देखिए इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, बहुत साइज जो कि आज तक हम लोग देख नहीं पाए वैसा साइज है उसका, तो मानता है क्वांटाइजेशन क्या है कि जब स्मॉल वैल्यू ऑफ द चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं तो क्वांटाइजेशन दिखता है। जैसे मान लो आज 2 दिन के बाद दिवाली होगा और पूजा करेंगे, पूजा में अक्षत लगाते हैं सर पे, भगवान को भी चढ़ाते हैं, तो अक्षत में क्या होता है थोड़ा सा चावल लेते हैं, पूजा के लिए थोड़ा सा चावल लेते हैं, चावल का कुछ दाना काउंटिंग कर लेंगे आसानी से कि कितना दाना लिया नहीं लिया, 25 50 100 200 दाना होगा। लेकिन मान लो कि कुछ दिन के बाद शादी का समय आ जाएगा और कहीं घर में शादी ब्याह होगा तो 2 बोरा चावल आएगा, उसमें क्या नंबर ऑफ जो दाना है चावल का, राइस का सिग्निफिकेंट होगा क्या ना, हमको काउंट भी नहीं करना है, वो कुंटल से आया भाई साहब, 100 किलो 200 किलो चावल आया। तो मतलब जब छोटा सा दाना है चावल का तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, 4 5 10 20 50 100 200, ज़्यादा हो गया तो सिग्निफिकेंट नहीं रहा, ठीक है, ज़्यादा हो गया तो सिग्निफिकेंट नहीं रहा। यहाँ भी ऐसा ही है, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में तो ये बड़ा अच्छा से समझ में आता है यार, क्वांटिटी 10 इलेक्ट्रॉन होगा 20 होगा 25 होगा, जब बड़े अमाउंट ऑफ द चार्ज देंगे तो उतना सिग्निफिकेंट इसका नहीं होता, क्वांटाइजेशन वहाँ पर यूज़ ज़्यादा नहीं करते, बल्कि वहाँ भी वैलिड होता है, बात ध्यान रखिएगा, बड़े लेवल ऑफ चार्ज है मतलब 2 कूलम 3 कूलम चार्ज में वैलिड होता है। थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा सर क्या करें बड़े लेवल छोटे लेवल, हम बताएं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये मैंने नोट्स रखा है क्योंकि आज फर्स्ट क्लास इस चैप्टर का, तो आपको आइडिया होना चाहिए कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट का नोट दे दिया मैंने, लिखा दिया, एक बार आप देख लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चूंकि फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है, तो थोड़ा देना पड़ता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं, निगेटिव चार्ज किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। फिर अपीयरेंस चार्ज, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन दे दिया है, ठीक है, ये चार्ज होगा, ये सब डिटेल डिस्कशन का पार्ट है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। एक और आपको जानना चाहिए जो अभी मैंने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
तो आपको एक चीज दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू चार्ज ए बॉडी बाय 1 कूलम। एक बॉडी है, उसको हमको 1 कूलम से चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है? Q बराबर 1 कूलम, उसको 1 कूलम चार्ज देना है। तो भाई किसी न्यूट्रल बॉडी को 1 कूलम चार्ज देंगे तो चार्ज या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे या उसमें से इलेक्ट्रॉन रख देंगे। इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो +1 कूलम आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें रख देंगे तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो मान लेते हैं कि हमको पॉजिटिव चार्ज बनाना है, +1 कूलम। तो Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। N क्या होता है? Q बटा E होता है। Q क्या हो गया? 1। E कितना हो गया? 1.6 से 10⁻19। ये कितना हो गया? 10⁻19, राइट। ये कितना हो गया? 1.6। ये कितना हो गया? 100 इंटू 10⁻18 बटा 16, कितना आएगा? इतना संख्या इसको इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इतना बड़ा संख्या इलेक्ट्रॉन का इस बॉडी से अगर निकाल लेंगे तो बॉडी पे क्या होगा? 1 कूलम का चार्ज पॉजिटिव आएगा। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन टेकन आउट। इतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा अच्छे से। उसमें क्या दिया हुआ है? कह रहा है क्या, एक बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है बी, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं। कितने देर में? 1 सेकेंड में। देख रहे भाई साहब, 10⁹ इलेक्ट्रॉन, 10⁹ का मतलब समझते हो? 2 2 3 4, 4 2 6, 6 3 9, 3 2 5 2 7 2 9, यस। कितना है? कहीं दाएं सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ओ 1 अरब, ठीक है। तो 10,000 कहीं दाएं सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ आ गया, यानी कि लगभग 100 करोड़ का मामला है। 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में ट्रांसफर कर देते हैं। 1 सेकेंड में 100 करोड़, 100 करोड़। कभी कभी मूवी आती है, बोलती है 100 करोड़ पहला दिन बिजनेस किया। तो ये 100 करोड़ का है इलेक्ट्रॉन और 1 सेकेंड में ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। इन टाइम ऐसे कर लेते हैं, इन टाइम क्या होगा? 1 सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन कितना देर में ट्रांसफर होगा? कितना 1 कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको क्या है? ये इतना सेकेंड है, ध्यान दीजिएगा, ये इतना सेकेंड है। हम करेंगे क्या? हम इसको आज ले जाएंगे 10⁹ 60 से डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड से मिनट में आ जाएगा। फिर से 60 से डिवाइड कर देंगे, घंटे में आ जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो डेज में आ जाएगा। पहला किया तो मिनट में, दूसरा बार 60 किया तो आवर में, फिर डेज में, और 365 कर देंगे तो लगभग ईयर में आ जाएगा। इसका आंसर लगभग कैलकुलेट कीजिएगा तो 198 ईयर्स आता है। अरे भाई साहब समझिएगा सब लोग। एक सेकेंड में अगर इतना इलेक्ट्रॉन लगातार ऑलमोस्ट 200 साल तक, उसमें 2 साल कम, लगातार ट्रांसफर करते रहेंगे तो इस पे चार्ज होगा 1 कूलम। उतना निकले ना हम है ना आप, ना हम है ना आप। उतना साल कोई नहीं जीता भाई। 100 साल सोच भी सकते हैं, 200 साल का तो कोई लेखा जोखा नहीं है फिलहाल, 1000 वर्ष तक देखे तो ठीक है। बट दिस आर कैलकुलेशन given in the NCERT,
तो हमने समझ गए कि 1 कूलम इज अ बिग अमाउंट ऑफ द चार्ज, इसलिए हमेशा चार्ज की बात करेंगे तो माइक्रो कूलम या नैनो कूलम इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है जो दिया, तो लिखा दिया मैंने कि नोट्स ऐसे ही रहेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप जैसे पढ़े फिर घर पे जाके नोट्स कर लीजिए कि क्वांटाइजेशन क्या है। एक्सपेरिमेंटली ऑल द फ्री चार्जेस ऑन ए बॉडी कैन ओनली बी द integral multiple of the basic unit of the charge denoted by E. This property of a charge is called, यानी चार्ज हमेशा एक बेसिक यूनिट के मल्टीपल में रहेगा, इसी को कहते हैं। और n अगर पॉजिटिव निगेटिव, अगर n को पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेंगे और हमेशा पॉजिटिव लेंगे तो ये आगे प्लस माइनस लगाएंगे। नहीं तो निगेटिव चार्ज है तो n का वैल्यू निगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव चार्ज है तो n का वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस एन ई, एन क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, आपको लिख दिया थोड़ा, दोनों सही है। द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज, ठीक है। क्वांटाइजेशन चार्ज इज मीनिंगफुल ओनली इन द, मैंने कहा माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए बड़ा मीनिंगफुल दिखता है, और जब मैक्रोस्कोपी आ जाता है एनसीईआरटी का ही लाइन है, उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। यही मैंने समझाया द ग्रेनी नेचर, क्योंकि मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लगता है कि दानेदार टाइप का चीज़ होगा, तो बहुत भारी मात्रा में हो जाता है तो दानेदार जैसा चीज़ खत्म जैसा हो जाता है, ठीक है, अगर भारी मात्रा में हो जाए तो। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस फॉर द मैक्रोस्कोपिक चार्ज एंड कैन बी इग्नोर्ड। क्लियर हो गया। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो मैंने दे दिया आपको क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लास्ट 2 टॉपिक इसमें और कवर करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। तो आपने पढ़ाई था कि 3 प्रॉपर्टीज है, सेकेंड प्रॉपर्टीज हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या हो जाएगा भाई, समझिएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या करेंगे, देखिए अगर कोई बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम है, 2 बॉडी ले लिया, मान लीजिए बॉडी ए, दूसरा बॉडी ले लिया बी, और ये मान लीजिए ऐसे घेर दिया। अब ये दुनिया से बिल्कुल अलग है, ये दुनिया से बिल्कुल अलग है। जो इनकी दुनिया है इस बॉडी ए और बॉडी बी के बीच मामला है, ठीक है। चाहे मान ले ए और बी के पास कुछ पैसे हैं, ए के पास भी पैसा और बी के पास पैसा है, इन दोनों आपस में व्यापार करते हैं, लेकिन जो नेट पैसा वो तो चेंज होगा नहीं। इसके पास 5,000 रुपया है, इसके पास 10,000 रुपया है, इससे कुछ बी ए से कुछ सामान खरीदता है, ए बी से खरीदता है तो दे देता है, फिर अगर कुछ बी ए से खरीदता है तो ले लेता है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ द जो मनी है 10 + 5 15,000 वो तो सेम रहेगा, क्योंकि 5,000 ए के पास था, 10,000 बी के पास था। हो सकता है कुछ देर के बाद 8,000 हो जाए और इसके पास 7,000 हो जाए, हो सकता है इसके पास 12,000 हो जाए, इसके पास 3, हो सकता है कुछ देर के बाद इसके पास 18,000, इसके पास उससे जो सॉरी 12,000 इसके पास हो जाए, इसके पास 3,000 हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ द मनी विल बी द सेम। यही होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब दुनिया से अलग। आइसोलेटेड में जो सिस्टम में होता है, क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ई और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, ये हो गया क्यू नेट, ये क्या रहेगा कांस्टेंट। हाँ ये होता है ए का प्रोटॉन घट गया होगा, बी के पास अगर घटा होगा तो बी के पास गया होगा, और बड़ा होगा तो बी से आया होगा तो बी को घटा होगा। तो टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। अगर सिंगल बॉडी है तो चार्ज कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और अकेले तो चार्ज क्रिएट कैसे होता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो अपने पास नेगेटिव चार्ज आएगा, हम इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ना कोई किसी को देने के लिए है, ना कोई किसी से लेने के लिए, बिल्कुल दुनिया में अकेला हूँ। तो अकेला हूँ भाई मेरे, तो ना देंगे किसी को ना किसी से लेंगे, तो मामला खत्म, यानी कि नेट चार्ज चेंज ही नहीं होगा मेरे बॉडी का। लेकिन हाँ 2 बॉडी है तो क्रिएट डिस्ट्रॉय होता है, कैसे,
कि ए दे दिया बी को कोई चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना इस पर। पहले दोनों न्यूट्रल था, रगड़ी किया तो इलेक्ट्रॉन, ए ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया बी को, तो बी पे 2 नेगेटिव चार्ज, ए पे 2 पॉजिटिव चार्ज, दैट्स इट। तो ऐसे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, बट नेट चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, बहुत सिंपल है, एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन चार्ज, नेट चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट। अगर यूनिवर्स की बात सिस्टम मान लें तो यूनिवर्स का नेट चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर कोई छोटा जगह सिस्टम मान रहे हैं, पर ध्यान रहे सिस्टम मान लिया तो उसके इधर उधर के चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर यूनिवर्स ले लिया तो मानते हैं कि यूनिवर्स के बियॉन्ड तो कुछ है नहीं, यानी टोटल चार्ज इस यूनिवर्स में जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, सिर्फ इधर से उधर चेंज हो रहा है। और ये यूनिवर्सल लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहीं फेल नहीं हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, समझ रहे हैं आप बात को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर समझ लिया। अब लास्ट है एडिविटी ऑफ द चार्ज, इसे जुड़ा हुआ है। एडिविटी क्या होता है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस पे नेगेटिव, मान लो ये 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये -2 कूलम का नेगेटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज को सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मान लो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। किसी बॉडी पे नेट चार्ज निकालना या सिस्टम का नेट चार्ज निकालना है, सबको जोड़ दीजिए। और चूंकि ये स्केलर है तो डायरेक्शन तो है नहीं इसमें, तो जैसे अलजेब्रा में जोड़ते हैं 5 कूलम प्लस -2 कूलम तो आएगा 3 कूलम। समझ गया ना भाई, अरे जोड़ घटाओ सिंपल स्कूल डेज वाला, इसको कहते हैं एडिविटी ऑफ द चार्ज। ऐसा क्यों कर पाए, स्केलर क्वांटिटी है तो बात खत्म। चार्ज स्केलर है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूरी दुनिया में लागू होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब समझ लेना है कि कोई चीज़ का जो बेसिक चीज़ होता है उसी के मल्टीपल में पाया जाता है, उसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। 3 बातें कहा, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन एंड एडिविटी ऑफ द चार्ज, यही है 3 प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। यही मेन है एग्जाम के लिए, यही दिमाग में रखना है, यही हो सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए। इससे पहले जो बात किए क्वांटाइजेशन से पहले जस्ट इंट्रोड्यूस किया, एग्जाम के लिए उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब भाई अब होता है कि एनसीईआरटी में कैसे आता है, ये तो नोट्स दे दिया मैंने। द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, बट विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी चार्जेस बॉडीज गेट इंटरैक्टेड। वो इंटरैक्ट करते, जैसे मैंने कहा ए और बी था, आपस में इंटरैक्ट करेंगे, मैंने टकराएंगे, जो भी हो, चाहे उसमें इंडक्शन हो जाए, इंडक्शन से इंटरैक्ट करेंगे या कंडक्शन से, या जो भी, चार्ज में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। It is not possible to create or destroy net charge carried by isolated system, but charge carrying, तो आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जितना चार्ज दोनों ए और बी मिलाकर रहेगा उतना ही बाद में भी रहेगा। मैंने लिखा था Q net इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये नोट्स है। एडिविटी ऑफ द चार्ज, तो सिंपल है एडिविटी ऑफ द चार्ज, यही क्वेश्चन आएगा। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अलजेब्रिक में चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसमें स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें कंसीडर करके ही आइडिया सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल लिखा हुआ है कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर इन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट चार्ज जोड़ने के लिए जोड़ देंगे, दैट्स इट। उस पर देखिएगा मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी का जो अच्छे अच्छे लाइंस थे, जो पैराग्राफ थे, मैंने उसको कैच करके यहाँ पर ला दिया है। तो देखो, ग्लास रॉड को सिल्क रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लास्टिक रॉड को रखेंगे सिल्क थ्रेड से, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। खैर, और यहाँ पर ग्लास रॉड और सिल्क, तो ये क्या किया है इसने, एक ग्लास रॉड ये आपके लिए आ गया, ग्लास रॉड तो पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर प्लास्टिक रॉड ले लिया गया है, ठीक है, बी पार्ट में। ठीक है,
और उसका सी पार्ट में क्या गया है, ग्लास रॉड। ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि देखो प्लास्टिक रॉड पे निगेटिव चार्ज कहाँ से है, इसको ना सिल्क से नहीं रगड़ते, कैट्स फर से रगड़ते हैं, लिखा भी आगे जाके, कैट्स फर से रगड़ेंगे तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा प्लास्टिक रॉड पे। प्लास्टिक रॉड के कैट के फर से रगड़ेगा ना, या कोई वुलन क्लॉथ से रगड़ेंगे ना, तो इसमें निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये खाली सिल्क थ्रेड ये वाला दिया हुआ, ये थ्रेड, ये रगड़ने वाला जो चार्ज आया ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रगड़ के लाया गया है किससे, सिल्क थ्रेड से। ये थ्रेड है, ये लटका हुआ है, वो रगड़ा नहीं है, रगड़ेगा किससे, कैट्स फर से। यहाँ पर किसे रगड़ा होगा, कैट्स फर। यहाँ पर किसे लगा होगा, सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ को लगा। तो अगर दो प्लास्टिक रॉड को रगड़िएगा तो आपस में रिपेल कर रहा है, मतलब दोनों चार्ज हो गया, इसी ना पहले अनचार्ज बॉडी ले लीजिए प्लास्टिक, और उसको कैट्स फर से या वुलन क्लॉथ से रगड़िए एक रॉड को, और दूसरे प्लास्टिक और रॉड को भी, फिर दोनों को बगल में ले आइए। तो अगर रिपेल कर रहा है तो चार्ज हो गया, रिपल्सन है। हाँ, ये पता नहीं चला था शुरू में कि अगर कि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ये तो बात की बात है, ये तो बाद में पता चला कि एक पॉजिटिव होता है और एक पे निगेटिव। ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के पास चला जाता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और यहाँ पर निगेटिव, क्योंकि कैट्स फर से निगेटिव चार्ज निकल के इस ग्लास रॉड पे आ जाता है। ये लिखा हुआ है, ये सारा लाइन आप पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आपने नीट का भी तैयारी करनी है, आपको नीट के लिए भी फायदा होगा, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, कोर्स को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इसी में फायदा होगा। बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें लाइन लिखा दिया कि इस लाइन में इट वाज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड रब विद द वूल और सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे रिपेल ईच अदर, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ वूल और पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो ऐसे ही याद रहेगा आपको। फिर पहला था इसमें एनसीईआरटी ने जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज दिया वो एडिविटी ऑफ द चार्ज, तो इसमें पहला एडिविटी ऑफ द चार्ज दिखाया है कि देखो 1 + 2 - 3 + 4 ऐसे करके -1 लाया है, तो एक बार आप पढ़ लेंगे। फिर उसने क्या कि चार्ज इज कंजर्व, तो लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरी बाय, तो मैंने इसी से नोट्स बनाया है, तो जो पहला नोट्स है देखा यही लाइन मैंने लिख दिया है, तो आपको अपने से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे नोट्स को एक बार देख लीजिए, एनसीईआरटी को देख लीजिए, मैच कर जाएगा। आप अच्छे से कॉन्फिडेंस से पढ़िए, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हैं चाहे बिहार बोर्ड के, दोनों को इक्वली फायदा करेगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं, मैं कभी कभी बोल देता हूँ बिहार बोर्ड बट सीबीएसई बोर्ड के लिए फायदा, कभी मैं बोल देता हूँ सीबीएसई बोर्ड, तो बिहार बोर्ड वाले निराश ना हो, उनके लिए भी ये फायदा करेगा। हाँ, जो स्पेसिफिक जाएंगे एकदम क्वेश्चन एनालिसिस पे जाएंगे तो सीबीएसई बोर्ड का अलग होगा, बिहार बोर्ड का अलग होगा, बट एनसीईआरटी दोनों के लिए है। Experimentally, it is established that all the free charges are integral multiple of the basic unit of charge denoted by E. This charge Q on a body is always given by Q बराबर N, where N is an integer. क्लियर, क्वांटिटेशन क्या है, यही Q बराबर N। इसे N लिया था कि एनसीईआरटी ने N दिया था, इसे मैंने नहीं लिया प्लस माइनस वाला, और ये कह दिया कि अगर N पॉजिटिव चार्ज होगा N पॉजिटिव होगा, N अगर चार्ज निगेटिव होगा तो N का वैल्यू निगेटिव होगा। और इसमें लिखा हुआ है जो मैंने कहा है कि ये अगर और देखिएगा, ये N2 N1, N2 इसने कहा है प्रोटॉन के चार्ज को, और N1 कहा है इलेक्ट्रॉन के नंबर को। N2 का है नंबर ऑफ प्रोटॉन और N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें हैं, तो ये आपके लिए पहला टॉपिक का बेसिक बातें बता दिया मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। इसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो सब। लेकिन इसको शुरू में क्या है कि बहुत बेसिक है, ज़्यादा लंबा नहीं किया मैंने, जल्दी से आप पढ़ के आप निकल जाएं। पहले आप फोकस करके कि भाई मैंने कहा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, एडिविटी ऑफ द चार्ज क्या होगा, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को मैंने फोकस दिया है क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन से भी आते हैं क्वेश्चन, कंजर्वेशन से भी आते हैं। ठीक है, और चार्ज का जो वैल्यू है वो रिलेटिविस्टिक इंडिपेंडेंट होता है, अगर उसके लाइट के स्पीड के कंपेरेबल भी इधर उधर किया जाए ना तो चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं करता है। ठीक है, मास चेंज कर सकता है पर चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं करता है, इसलिए ध्यान रखें। तो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस ऑफ द चार्ज भी है, बट ये आउट ऑफ द वे जा रहे हैं,
मेन आपको बोर्ड के लेवल से इतना ही पढ़ना चाहिए। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ कमी होगा जरूर मेरे को कमेंट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सुधार कर दूँ। थैंक यू सो मच।